नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। राजस्थान के रण में नया मोड़, कांग्रेस का दावा, पायलट गुट के 3 विधायक संपर्क में। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राजस्थान के गवर्नर का संविधान सत्र बुलाने की शर्त पर कांग्रेस ने कसा तंज। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया, चिदम्बरम। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान के रण में नया मोड़, कांग्रेस का दावा, पायलट गुट के 3 विधायक संपर्क में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट के गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल फेयरमाउंट में ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। सुरजेवाला ने कहा है कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयरमाउंट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयरमाउंट में ही ठहरे हैं। गौरतलब है कि अशोक गहलोत 102 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की ओर से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया जाता रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तकरार के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था, तभी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और 25 विधायकों के साथ जयपुर छोड़ दिया। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के गवर्नर का संविधान सत्र बुलाने की शर्त पर कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि गहलोत सरकार को इसके लिए पहले 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करने को कहा है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर 6 घंटों में सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश, सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा, सत्य बनाम सत्ता। असल में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच शुरू हुई सियासी लड़ाई अब राज्यपाल और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संकट को लेकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं राज्यपाल ने अब इसके लिए 3 शर्तें रख दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाने का कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है। साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए। संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल ने कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ गहलोत सरकार को वापस भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को कानून का पालन करते हुए मंजूरी देनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने यह आरोप भी लगाया कि विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को नहीं मानना कानून और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है और ऐसे कदमों से संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया। 2014 से भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना को उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र और इसकी परंपराओं को नुकसान पहुंचाया है। चिदम्बरम ने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में राज्यपालों द्वारा किए गए संविधान के घोर उल्लंघन को लेकर अदालतों ने ऐतिहासिक फैसले दिए। उन्होंने दावा किया कि इन फैसलों और मौजूद कानून के बावजूद राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े राज्य मंत्री परिषद के आग्रह को मानने
में अवरुद्ध पैदा किया और लगातार अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने कहा, यह तय कानून है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। इस मामले में राज्यपाल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्यपाल का आग्रह का नहीं मानना निरर्थक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। उनके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है तो उनके पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वह सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं तो वह इसके लिए सत्र बुलाने का अधिकृत है। उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। विधानसभा सत्र बुलाने में कोई रुकावट पैदा करने से संसदीय लोकतंत्र का आधार कमजोर होगा। चिदम्बरम ने कहा, राजस्थान के राज्यपाल से रुख से हम अचंभित और आहत हैं। इसलिए हमने आज देश भर में राजभवनों के समक्ष प्रदर्शन किया ताकि संविधान के उल्लंघन की तरफ जनता का ध्यान खींचा जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज कायम हुआ गुंडा राज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपहरण और दूसरी आपराधिक वारदातों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए सूबे में जंगल राज कायम होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में कोरोना और क्राइम में एक दूसरे को पछाड़ने में होड़ लगी हुई है। संजय सिंह का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। संजय सिंह ने कहा कि अपहरण इन दिनों यूपी में नया उद्योग बनकर उभर रहा है तो साथ ही दूसरे अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़े अपराधों में बीजेपी नेता खुद शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम राज्य के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी के राज में गुंडा राज कायम हो गया है। बता दें कि कानपुर शूटआउट कांड के बाद भी आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश संजय सिंह योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कानपुर में हुई घटना एक गहरी साजिश थी। उन्होंने कहा था कि यूपी में कई इलाके हैं जहां अपराधी अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, इसलिए अपराधी नेता और पुलिस के गठजोड़ को उजागर किया जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करके ही उत्तर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है केंद्र की भाजपा सरकार, अजय कुमार लल्लू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन पर धरना दे रहे कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे योगी सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैया करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने IPN को दिए अपने बयान में कहा कि राजस्थान में जिस तरह से एक चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को अस्थिर कर गिराने की प्रक्रिया चल रही है वो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। लल्लू ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित गोवा, कर्नाटक में पूर्व में ऐसा हो चुका है। सत्ता पिपासु भाजपा ने महाराष्ट्र में आनन फानन में सभी संसदीय परंपरा को ताक पर रखकर आज सुबह 6 बजे शपथ दिलाने का काम पूर्व में किया था, पर वहां उनका दांव उल्टा पड़ा। आज वही सब फिर राजस्थान में दोहराने की प्रक्रिया चल रही है। लल्लू ने कहा कि भाजपा इस देश की स्वस्थ संसदीय परंपराओं का भी निर्वहन नहीं कर रही है। संसदीय परंपराओं का गला घोटा जा रहा है जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। राज्यसभा सदस्य TL पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जो हो रहा है वह बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के आपराधिक कृत्य में लिप्त है। यह देश की जनता और उसके मत का अपमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा राजभवन का घेराव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य कांग्रेस प्रमुख KS अलागरी शामिल ने अपने राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ अभियान के तहत चेन्नई में राज्यपाल के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही राजभवन घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य कांग्रेस प्रमुख KS अलागिरी शामिल ने अपने राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ अभियान के तहत चेन्नई में राज्यपाल के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी हमारे इलाके में घुसे, खौल रहा है मेरा खून, सच बोलूंगा भले ही पूरी तरह बर्बाद हो जाए राजनीतिक करियर, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह उन्हें परेशान करता है और खून खौल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह सच बोलते रहेंगे, भले ही इसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो संदेश
संदेश जारी करते हुए राहुल गांधी ने यह बातें कही। इसमें उनसे सवाल किया जाता है कि उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता यह देश और जनता है। राहुल ने कहा, यह बात एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। राहुल आगे कहते हैं, आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, जबकि मैं निश्चित रूप से जान गया हूं। मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्य कर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। स्पष्ट कर दूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं चिंता नहीं करता, चाहे मेरा करियर डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं सोचता हूं वह लोग जो चीनियों के हमारे देश में घुसने के बारे में झूठ बोल रहे हैं वे ही लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो देशभक्त नहीं हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कहूं, मैं चिंता नहीं करता कि यदि इसका राजनीतिक मूल्य भी चुकाना पड़े, मैं चिंता नहीं करता। चाहे मेरा राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो जाए। जहां तक भारतीय क्षेत्र का संबंध है, मैं केवल सच बोलूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने 19 विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। जी हां दोस्तों, राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आज केस की सुनवाई हुई, स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने को मंजूरी दी। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब राजस्थान हाईकोर्ट में 10वीं शेड्यूल के प्रावधानों को चुनौती पर सुनवाई शुरू हो गई है। हम पहले जो मसला लेकर आए थे, सुनवाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हम विचार करके जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जजों ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। सिब्बल ने कहा, हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को आदेश पारित किया जिसमें कई मामलों को उठाया गया और हमें अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा। दरअसल रविवार को बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बयान में कहा, सभी 6 विधायकों को अलग अलग नोटिस जारी करके सूचित किया गया कि चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान की 10वीं अनुसूची के पारा 4 के तहत पूरे देश में हर जगह समूची पार्टी का विलय हुए बगैर राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट के फेसबुक पोस्ट में फिर कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट की सियासी लड़ाई हर रोज रंग बदल रही है। बीते दिनों सचिन पायलट के फेसबुक पोस्ट से कांग्रेस का हाथ निशान गायब हो गया था, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई थी। आज एक बार फिर पायलट के फेसबुक पोस्ट में हाथ का निशान लौट आया है। दरअसल सचिन पायलट ने अपने फेसबुक पेज से 25 जुलाई को नाग पंचमी और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी थी। उनके पोस्ट में कांग्रेस का हाथ निशान गायब था। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। अटकलों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने सोमवार को 3 फेसबुक पोस्ट किए जिसमें कांग्रेस का हाथ निशान दिखाई दे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस को लेकर फेसबुक पोस्ट किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है। वह अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली और हरियाणा में डटे हुए हैं। सचिन पायलट गुट ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार चाहती थी लोन न चुकाने वालों पर नरम रहे आरबीआई, आसान करे कर्ज का नियम, पूर्व डिप्टी गवर्नर ने लिखा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी नई किताब में मोदी सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति रुख का खुलासा किया है। अपनी किताब में विरल आचार्य ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के समय पूर्व इस्तीफे का भी जिक्र किया है। आचार्य का कहना है कि केंद्रीय संस्था की स्वायत्ता पर अंकुश लगाने के केंद्र सरकार के प्रयास की वजह से उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आचार्य ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक लोन न चुका पाने वालों के प्रति नरम रुख अख्तियार करे। इतना ही नहीं, सरकार चाहती थी कि बैंकों की तरफ से कर्ज देने के नियमों में भी ढील दी जाए। किताब की प्रस्तावना में विरल आचार्य ने सरकार की तरफ से अधिक मॉनेटरी और क्रेडिट स्टिमुलस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि इन स्टिमुलस से भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता खत्म हो गई। पिछले 1 दशक में स्थितियां मुश्किल हो गई। आचार्य की इस किताब में उनके भाषण
उनके रिसर्च और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। विरल आचार्य ने 23 जनवरी 2017 को डिप्टी गवर्नर के रूप में ज्वाइन किया था। आचार्य ने आरबीआई में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही जुलाई 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व डिप्टी गवर्नर आचार्य का मोदी सरकार से इसके पहले कई मुद्दों को लेकर टकराव हो चुका था। उन्होंने कई बार ब्याज दरों में कटौती के फैसले को लेकर असहमति भी जताई थी। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य रिजर्व बैंक की स्वायत्ता बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे। आचार्य ने अपने एक भाषण में रिजर्व बैंक की स्वायत्ता का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार केंद्रीय बैंक की आजादी का सम्मान नहीं करती, वह कभी न कभी वित्तीय बाजारों के कोप का शिकार होती है। ऐसी सरकार अर्थव्यवस्था की बेहाली को बढ़ावा देती है और एक दिन इस बात के लिए पछतावा करती है कि उसने एक महत्वपूर्ण नियामक संस्था को दबाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एलजेपी चुनाव से पहले लाएगी विजन डॉक्यूमेंट, एनडीए में बनेगी टकराव की स्थिति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगातार टकराव की स्थिति बन रही है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के एक हफ्ते में अपना विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से लेकर आएगी। लोक जनशक्ति पार्टी पिछले 1 साल से बिहार के हजारों गाँव से लगभग 4 लाख लोगों के सुझाव लेकर बिहार का विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। इसका नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 रखा गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी फरवरी में गठित की थी। इसका मकसद लोगों के सुझावों पर चर्चा कर उन सभी को शामिल करना था, जिससे बिहार की खोई अस्मिता को विकास के रास्ते वापस लाया जा सके। इसका एक मकसद ये भी था कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी एक दिशा मिले, जिससे वह आने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को यह बता सके कि उसके पास राज्य के विकास और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए उनका रोड मैप क्या है। एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र और कानून व्यवस्था को लेकर मिले सुझावों के आधार पर बिहार से पलायन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके साथ ही प्रवासियों और बाढ़ से बचाव के लिए अलग मंत्रालय का बनाने का वादा भी विजन डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इतना तय है कि विधानसभा चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट लेकर आने से जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच की दूरी खाई में तब्दील हो जाएगी। इसमें बीजेपी को बड़े स्तर पर रफू का काम करना पड़ेगा। मतलब साफ है, बिहार चुनाव हर बार की तरह पिछली बार से ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला, पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार से बिगड़ती स्थिति को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कोरोना संक्रमण पर एक के बाद लगातार 3 ट्वीट कर तेजस्वी ने नीतीश को आंकड़े दिखाते हुए उनसे 3 सवाल भी पूछा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में अभी तक मात्र 0.35% लोगों की ही जांच हुई है। प्रति 10 लाख पर मात्र 3,508 लोगों की जांच हो रही है, जो देश में सबसे कम है। तेजस्वी ने कहा कि बीते 140 दिनों में प्रतिदिन जांच का औसत सिर्फ 3,158 है। विगत 2 हफ्तों से एंटीजन टेस्ट को छोड़ दें तो आज भी बेमुश्किल 3,000 जांच हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के जुलाई महीने में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 12.54% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से सिर्फ जुलाई महीने में अभी तक जो बिना जांच और इलाज के मर रहे हैं, उनकी गिनती ही नहीं है। सरकार को अब तो गंभीर होना चाहिए। लगातार 2 ट्वीट में आंकड़े रखने के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश से 3 सवाल कर जवाब मांगे हैं। ये है उनके सवाल। RT-PCR टेस्ट की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? 4 महीनों में कई छोटे राज्यों ने काबिले तारीफ काम करते हुए अस्पतालों का क्षमतावर्धन किया। आपने एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनाया? 15 साल बाद भी अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा कोई और उपकरण क्यों नहीं है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सैंपल लिया। जी हां दोस्तों, रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद का भी शनिवार को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। लालू प्रसाद की सेवा में लगे उनके 3 सहचरों को भी सैंपल लिया गया है। जांच की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। लालू प्रसाद पेइंग वार्ड के 1st फ्लोर पर एडमिट हैं, जबकि उसके ऊपर के 2 फ्लोर पर कोरोना मरीजों को भी देखा जा रहा है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए ही उनका टेस्ट कराया जा रहा है। लालू का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। उन्हें पहले ही कई बीमारियां तो हैं, लेकिन अभी कोई नई परेशानी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जारी हुआ समन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनावों के दौरान चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को समन जारी किया है। अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया है और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर 2020 तक मुख्यमंत्री को जारी समन पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 23 नवंबर को गोकक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक
चुनावी रैली के दौरान येदियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लियांगत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, लेकिन गोकाक में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीरेश कुमार सीके ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, वर्तमान मामले में यह अदालत बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त है कि बी अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री है जो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) और आईपीसी की धारा 171(f) के तहत अपराध के लिए दंडनीय है। जज ने कहा कि अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के नाम से अभियुक्त के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है और न्यायाधीश ने मामले को बंद करने से संबंधित बी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।